अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब का फेसबुक लाइव इस्लामाबाद से। नाज़रीन इकराम, मुल्क के अंदर महंगाई की वजह से रोज़ बरोज़ जो आवाम है वो शदीद तंगी का शिकार हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ जो महंगाई की वजह है वो है मुख्तलिफ़ चीज़ों में बेजा टैक्सेस। इसी तरह जो रियल स्टेट का कारोबार है उसके अंदर भी बेजा टैक्सेस लगाए गए और टैक्सेस की वजह से रियल स्टेट की जो मार्केट है वो इस वक्त शदीद मंदी का शिकार है। हमारे साथ मौजूद है हसीब शबीर चौधरी। इनकी रियल स्टेट के ऊपर बहुत गहरी नज़र रहती है और रियल स्टेट की जो बीट है वो करते हैं, एक जर्नलिस्ट भी हैं और साथ में रियल स्टेट का जो तजर्बा इनका है। इनसे जानते हैं कि ये जो टैक्सेस हैं ये क्यों लगाए गए और इन टैक्सेस के नुकसानात क्या हैं और उसकी वजह से रियल स्टेट की मार्केट पे क्या असर पड़ा है। हसीब, ये बताइएगा कि रियल स्टेट में जो मौजूदा हुकूमत जो PDM की गवर्नमेंट गुजरी है और उसके बाद निगरान हुकूमत है, कुछ ऐसे टैक्सेस लगाए गए जिसकी वजह से रियल स्टेट पे बहुत सारे ऐसे असरात पड़े, उनके बारे में क्या तफसील है आपके पास? जी राठौर साहब, बहुत शुक्रिया। पहले तो ये कि रियल स्टेट सेक्टर चूँकि इस वक्त जो हमारे माशरे में जहाँ से हमारी जो कम्युनिटी है पाकिस्तान में बिलखसूस, जहाँ से सबसे बड़ी जो डेली बेसिस पे जो टैक्स की मद में अर्निंग होती थी गवर्नमेंट को, वो एक बहुत बड़ा सेक्टर है रियल स्टेट। अब रियल स्टेट के साथ तकरीबन 70 मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ जुड़ी हुई हैं और जब एक रियल स्टेट सेक्टर डाउन होता है तो 70 मुख्तलिफ जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो डाउनफॉल का शिकार होती हैं, जिससे आप ये देख लें कि हज़ारों घराने जो है वो बेरोज़गार हो जाते हैं। जब आपका कैश फ़्लो हज़ारों घरानों तक आपके जब बेरोज़गारी होगी तो कैश फ़्लो आपका लाजमन डिस्टर्ब होना है मार्केट में, तो दीगर जो कारोबार हैं उन पर भी असरात इसके पड़ते हैं। PDM की जो गवर्नमेंट गुजरी है, जैसा चूँकि नून लीग ने जब इससे पहले भी जब इसहाक डार साहब आए थे तो उन्होंने भी रियल स्टेट सेक्टर पे बहुत सारे पहले भी टैक्सेस लगाए, ये उनका एक रिकॉर्ड रहा है। लेकिन इस बार उन्होंने जो टैक्स 7% था उसको 10-10.5% तक कर दिया, जो 1% था 2% पे गया था, 2 से वो 3 पे ले गए। यानी ओवरऑल अभी आप अगर एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवाते हैं तो 16.5 से 20% तक उस पर टैक्स लगा है। यानी 2 गुना भी नहीं बल्कि 3 गुना टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं। और 1 करोड़ रुपए की अगर आपको प्रॉपर्टी बाय करते हैं या सेल करते हैं और बायर और सेलर के जो इसके ऊपर 1 करोड़ पे जो टैक्स दे रहा है वो तकरीबन 20 लाख रुपया बन रहा है। यानी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे अगर आप 20 लाख रुपया टैक्स देंगे तो इसका मतलब है कि वो 1 करोड़ 20 लाख रुपया उसकी वैल्यू होगी। और एक बंदा 1 करोड़ 20 लाख की चीज़ परचेज कर रहा है, दूसरी तरफ बाइंग पावर नहीं है, मार्केट में कैश फ्लो है नहीं, ऑलरेडी प्रॉपर्टी की जो रेट्स हैं वो डाउन हुए हैं इस वजह से, तो 1 करोड़ वाली चीज़ 1 करोड़ 20 में पड़ गई, उधर से 15-20% एक्चुअल प्राइस पहले से डाउन है। तो वहाँ पे लोग समझ ही नहीं आ रही कि क्या खरीदना है, क्या बेचना है, कैसे चलना है। तो ये गवर्नमेंट ने जो टैक्सेस लगाए हैं कि जो इस रियल स्टेट की मार्केट है इसके साथ कितने अंदाजन कितने लोग जुड़े होंगे, कितने हज़ार अफराद होंगे? हज़ारों घराने हैं और लाखों, आप कह सकते हैं कि लाखों लोग जो है इससे रोज़गार उनका वाबस्ता है। 70 इंडस्ट्रीज़ इसके साथ हैं। देखिए रियल स्टेट में कंस्ट्रक्शन है, उसमें प्रॉपर्टी डीलर है, मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, उसके अलावा आप इंटीरियर का काम करने वाले लोग हैं, टाइल्स हैं, इलेक्ट्रिशियंस हैं, बेशुमार किस्म के लोग हैं। उसके अलावा जो आपके मटीरियल सप्लायर्स हैं, 70 इंडस्ट्रीज़ बनती हैं ये ऑलमोस्ट। इस वक्त रियल स्टेट की जो मार्केट है उसकी सूरत हाल क्या है? क्या वो कुछ बेहतर हो रही है इस निगरान सेटअप में या पहले से भी दिगरगू है? गुज़श्ता दिनों में 2-3 मुख्तलिफ मार्केट्स में बैरिया DHA समेत गुलबर्ग, जो इस्लामाबाद की इस वक्त जो बड़ी जो सोसाइटीज़ समझी जाती हैं, जहाँ पे एक डेली की बेस पे अरबों रुपए आप समझे ट्रांजैक्शंस हुआ करती थी, करोड़ों रुपए टैक्स की मद में आया करते थे। वहाँ की जो डीलर कम्युनिटी है, उनसे जो दोस्त अहबाब हमारे काम कर रहे हैं या जिनसे हमारा रब्ता रहता है, जब उनके साथ बैठते हैं तो उनकी पोजीशन इस वक्त ये है कि वो जहाँ पे डेली के 100-200 ट्रांसफ़र अगर होती थी और टैक्सेस इकट्ठे होते थे, अब महीने में कोई इक्का दुक्का अगर ट्रांसफ़र हो, कोई सेल परचेज़ हो। अदरवाइज़ अब आप कल एक दोस्त से डिस्कस हो रही थी, उसने कहा जी मैंने एक प्लाट बाय किया था कोई 1 करोड़ 5 लाख रुपए का, तो मुझे इस वक्त वो 70 लाख रुपए में भी सेल नहीं हो रहा। यानी कैश की उसको नीड थी। 30-35% डाउनफॉल आया है प्रॉपर्टी की मार्केट में। तो ये देख ले, जब एक बंदे की परचेजिंग किसी चीज़ की 90-95 लाख या करोड़ की होगी, वो 60-70 लाख में कैसे बेचेगा? और उधर से आप डॉलर की कीमत देख, डॉलर जो ऊपर जा रहा है तकरीबन 300 प्लस में जा चुका है। और जब लोगों ने बाइंग की थी उस वक्त डॉलर तकरीबन 200 के आसपास था, तो 105 रुपये 6 रुपये तकरीबन डॉलर ऊपर जा चुका है। और प्रॉपर्टी तकरीबन 30 से 35 लाख रुपया फी, जो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी की आप वैल्यू लगाएं, 30 से 35% वो डाउन हो चुकी है। अब जैसा आपने बताया कि 30 से 35% जो प्रॉपर्टी है वो इस वक्त डाउन चल रही है, लेकिन उसकी वजह से जो 70 इंडस्ट्रीज़ हैं उससे जुड़े अफराद के घरों के जो चूल्हे हैं वो भी यकीनन बुझ चुके होंगे।
बड़े मुश्किल माशी हालात हैं लोगों के इस वक्त। सफ़ेद पोशी का भरम लोगों का कायम रखना बड़ा मुश्किल हो गया है। मतलब ऐसे ऐसे नाम, चूँकि हमारा डेली लोगों से रब्ता रहता है, जो चीज़ें डिस्कस होती हैं वो बंदा ओपनली, चूँकि सफ़ेद पोशी का भरम कायम रखते हैं, वो मार्केट में लोगों से डिस्कस नहीं कर सकते। बड़े बुरे हालात हैं, बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर गवर्नमेंट ने, चूँकि डेली बेसिस पे अब ये डिस्कशन हो गई है कि इलेक्शन पता नहीं कितने अरसा डिले होंगे, जब तक गवर्नमेंट नहीं आती, कोई नई पॉलिसीज़ नहीं बनती, तो सर्वाइवल ही मुश्किल। अब सर्वाइवल की जंग है इस वक्त, सर्वाइवल की जंग है कि सुबह दोपहर शाम का बंदोबस्त किस तरह किया जाए। इसके साथ साथ जो आपके पास जो मालूमात हैं इस बारे में कि जो परचेजिंग थी उसके ऊपर भी कुछ ब्रेक लग चुकी है। एक तो स्पीड ब्रेकर होता है, लेकिन ये ब्रेक लग चुकी है। जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर था वो पाकिस्तान में आने से डर रहा है, क्या कहते हैं इस पे? जी बिल्कुल, देखें ना, इसकी सबसे बड़ी वजह मैंने पहले डिफाइन की, इसमें दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि अब एक इन्वेस्टर, जो रियल स्टेट का कोई बंदा, अगर 1 करोड़ रुपए की वो परचेजिंग करता था, उस वक्त $200 200 का था। आज अगर वही चीज़ प्रॉफिट पे भी गई तो 1.25 करोड़ की हो गई है। अब $305 या 6 रुपये आज मुझे एक्चुअल उसका 313 रुपये उसका डॉलर का ओपन मार्केट का रेट है। अब 200 के रेट पे उसने जो बाइंग की उस वक्त का अगर आप लगाएं तो वो मेरा ख्याल है 1 करोड़ की वैल्यू कितने डॉलर से बनती होगी। और आज अगर कैलकुलेशंस आप करें ना, तो आज अगर वो 1 करोड़ रुपया पाकिस्तानी लगाता है, यानी 5,000 वो डॉलर लगाता है, अगर वो लेके बाय की थी उसने प्रॉपर्टी, तो आज वो सेल $3,000 में हो रही है। तो वो लोग डॉलर्स की मार्केट के साथ चलते हैं। इन्वेस्टर्स जो हैं वो ये देख रहे होते हैं कि आया हम जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ में रिटर्न कैसे आना है। तो अगर कल वो यहाँ से मार्केट डाउन होने की वजह से कैश करवाते हैं, सेल करते हैं चीज़, तो वापस वो डॉलर में को बाइंग करने जाएंगे तो उनको अच्छा खासा खसारा है, इसलिए उन लोगों ने हाथ रोका हुआ है। इसके साथ साथ दूसरी जो बड़ी वजह हमारे सामने आ रही है जो परचेजिंग की है, कोई भी इन्वेस्टर इस वक्त पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने से डर रहा है कि क्या पता कल पाकिस्तान में कौन सी गवर्नमेंट आए या क्या हालात हों और उस वजह से उनका पैसा जो है वो डूब जाए। क्या ऐसी सूरत हाल है? जी बिल्कुल ऐसी सूरत हाल है। और मार्केट, रियल एस्टेट मार्केट डाउन फाल की सबसे जो शुरुआत हुई, जिस वक्त ये पीटीआई की जो गवर्नमेंट थी वो जब ख़त्म हुई, इमरान खान को जब उतारा गया, फिर पीडीएम, ये जो मिक्स जमातों का जो एक इत्तेहाद था, जो मिक्स चार था, उस दौरान रियल एस्टेट की मार्केट डाउन हुई थी। और उसके बाद दिन ब दिन जो है वो डाउन होती चली गई। साथ ही नया बजट आया और इस बजट में टैक्सेस की भरमार हुई। टैक्सेस की भरमार के बाद मेरा ख्याल है आप ये समझ लें कि बिल्कुल पहिया ही जाम हो गया, बिल्कुल सिंगल जो पेनी है उसका काम नहीं रहा। बीइंग इकोनॉमिक रिपोर्टर और रियल एस्टेट एक्सपर्ट, आप क्या समझते हैं कि जो अब इन्वेस्टर है उसको क्या करना चाहिए? क्या पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? हाँ, एक लिहाज से अगर आप देखें जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है जो पाकिस्तान की, जो होप है, जो बीइंग अ पाकिस्तानी हम लोग जो देखते हैं, अगर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट सी पैक और दीगर ममालक अगर इस चीज़ों पे आते हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स होंगी, तो रियल स्टेट, एग्रीकल्चर, ये वो शोबे कि फ्यूचर इनका बहुत ब्राइट है। लेकिन इस वक्त लोग देख रहे होते हैं करंट सिनेरियो को। करंट सिनेरियो में लोग परेशान, लेकिन जो लोग जिनके पास अच्छी सेविंग्स हैं, जो फ्यूचर के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए बाइंग का ये बहुत अच्छा टाइम है। उस लिहाज से इनको इस टाइम में बाइंग करनी चाहिए। जो होल्ड कर सकते हैं चीज़ों को होल्ड कर सकते हैं, वो बाय करेंगे तो मुस्तकबिल में भी उनकी जो प्रॉपर्टी है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो शायद कुछ पैसे दे जाए। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी खदशात नज़र आ रहे हैं कि अगर आज डॉलर 319 रुपये में या 313 रुपये में, जो लेटेस्ट थी वो 319 थी गुज़श्ता रात तक, वहाँ पे जाके पहुँच चुका। ऊंची उड़ान डॉलर की जो है वो मुकम्मल जारी है। दूसरी जानब जो इन्वेस्टर है वो इस वजह से डर रहा है कि मैं अगर इन्वेस्ट करूँगा तो मेरा जो पैसा है वो डूब जाएगा। अब गो मगो की जो कैफियत है, इससे निकलना कैसे है? इसका हल क्या है? इसका वायद हाल यही है कि गवर्नमेंट को कोई पॉलिसी ऐसी देनी पड़ेगी रियल एस्टेट सेक्टर के लिए। चूँकि रियल एस्टेट, जब आप रियल एस्टेट की तरफ देखते हैं तो उसमें सिर्फ प्रॉपर्टी डीलर नहीं है जो प्लाट लेने और बेचने की सर्विसेज दे रहा है। जब पॉलिसी बनती है तो उसमें तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एतमाद में लेना चाहिए, उनकी राय लेनी चाहिए। उनकी राय के बाद उसके हिसाब से टैक्सेस में नरमी की जानी चाहिए ताकि लोगों के लिए आसानी हो। अब इसमें कई लोग, अब देखें हर कोई इन्वेस्टर नहीं है, इसमें वो लोग भी हैं जिनको प्रॉपर्टी की फील्ड में एंड यूज़र आप कह सकते हैं, जिसने प्लाट लेना है, घर बनाना है। अब एक बंदा अगर तनख्वाहदार तबके का कोई बंदा वो प्लाट लेता है, वो घर बनाना चाहता है, तो उसका जो बजट होता है उसमें घर बनाने का उसका 15-20 लाख रुपया तो टैक्स की मद में चला जाता है। वो प्लाट लेके छोड़ देगा, वो घर बनाने के लिए अगले 10 साल इंतजार करेगा। उस वक्त तक कंस्ट्रक्शन मटेरियल मजीद महंगा हो चुका होगा। वो अगले 20 साल भी शायद
घर बनाने की पोजीशन में ना हो, तो ये गवर्नमेंट को अपने शहरियों के लिए भी और बिज़नेस को बढ़ाने के लिए भी टैक्सीज़ में जो पुराने जो टैक्सीज़ थे, जैसे अब इन्होंने एक नई शिक जो पंजाब में तो हाई कोर्ट ने एक उसका आर्डर दिया है, वो मुअत्तल कर दी हुई है। 7E की एक शिक थी जिसमें आप प्रॉपर्टी कोई भी सेलर अगर सेल करने जाता है तो वो FBR के पास जाता था, वहाँ से एक सर्टिफिकेट लेना होता था, NOC लेना होता था और 1% उसका टैक्स पे करना होता था। इस्लामाबाद में अभी फेडरल में वो अभी चल रही है, लागू है, मैं भी कुछ टाइम तक जो एहतजाज चल रहा है उसकी वजह से शायद हो, लेकिन उसकी वजह से भी लोगों को बड़ी प्रॉब्लम। अब जो एक चीज़ अगर आज उसको कैश चाहिए और उसके पास बायर भी है, वो चीज़ लेना भी चाह रहा है, लेकिन 7E की वजह से FBR में वो जाता है, वो 2-4 दिन का वो एक नया प्रोसीजर है। यानी लोग को मसाइल में ही दसते जा रहे हैं। जब तक गवर्नमेंट नरमी नहीं लाएगी इन चीज़ों में, पॉलिसीज़ को रिव्यू नहीं करेगी, उस वक्त तक ये मसाइल का सामना करना पड़ेगा। और ये इस पर पूरी जो रियल स्टेट कम्युनिटी है, जो बिज़नेस के साथ मुंसलिक हैं लोग, इस पे वो सरापा एहतजाज हैं। आप रोज़ाना देखते होंगे सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ जगहों पर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, उनकी इसी तरह चीज़ें चल रही होती है, डेली कोई ना कोई एहतजाज चल रहा होता है और उसकी सिर्फ वजह यही है कि वो 70 इंडस्ट्रीज़ बेरोज़गार हो गई। बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। नाज़रीन, ये थे हसीब शबीर, जो कि एक रियल स्टेट एक्सपर्ट भी हैं और साथ में इकॉनमी की बीट भी करते हैं, और इनकी जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो उसका अगला लायामल था, जो हुकूमत के जानिब से किए गए टैक्सेस और जो सख्तियाँ थी रियल स्टेट के बिज़नेस के ऊपर, उसकी वजह से जो रियल स्टेट मार्केट से वाबस्ता 70 इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं वो इस वक्त शदीद परेशानी का आलम में मुब्तला हैं। जिस तरह पाकिस्तान में दिगर जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो इस वक्त मसाइल का शिकार हैं, इसी तरह एक आम आदमी 70 इंडस्ट्रीज़ जुड़ी थी और उनमें हज़ारों जो वर्कर्स थे वो काम कर रहे थे, वो आज ठप होके रह गया सारा सिस्टम। इसके ऊपर हुकूमत को कोई जामिया और वाज़िया पॉलिसी मरतब करनी होगी ताकि जो रियल स्टेट से वाबस्ता इंडस्ट्रीज़ हैं वो दोबारा से उनका पहिया चल सके और उसके जो काम करने वाले मज़दूर तबका, उनके घर के जो चूल्हे हैं वो दोबारा से जल सकें। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।